जब किसी भी संघर्ष में तीसरा और चौथा देश भी खुलकर उतर आए तो वह केवल क्षेत्रीय तनाव नहीं रहता, वह वैश्विक शक्ति संतुलन की सीधी चुनौती बन जाता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजर केवल मिसाइलों पर नहीं है, बल्कि मॉस्को, बीजिंग और वॉशिंगटन की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि चीन और रूस इस संघर्ष में ईरान को हथियार नहीं देंगे। ट्रंप के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें ऐसा भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी भी दी कि अगर चीन या रूस इस युद्ध में सीधे शामिल हुए तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन परमाणु हथियार बनाने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका दावा है कि हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की कई सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचा है। इस बीच पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैन्य ठिकाने पर भी हमले के दावे सामने आए हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। उधर चीन ने एक बार फिर ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा के समर्थन की बात कही है। वहीं ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि वह बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता है, लेकिन साथ ही उसने अमेरिका पर क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। समुद्री मोर्चे पर भी हालात सामान्य नहीं है। हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य से जहाजों की आवाजाही में कमी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड एक बार फिर $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह संघर्ष केवल सैन्य दबाव से तय होगा? क्या यह कूटनीतिक बातचीत हालात बदल पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दुनिया की बड़ी शक्तियां इस युद्ध को सीमित रखेंगे या यह टकराव अब और व्यापक रूप लेगा? तो आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे और तमाम पैनलिस्ट आज मेरे साथ जुड़ रहा है। तो आज इसी विषय पर हम कर रहे हैं चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका सुदर्शन न्यूज में। मेरे साथ विदेश मामलों की जानकारी है अरविंद सिंह तेजाबत जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। चर्चा की शुरुआत संजय सर आपसे ही करूंगी। संजय सर, देखिए, युद्ध तो काफी समय से चल ही रहा है, उसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, हर रोज बयान भी बदलते रहते हैं, लेकिन अब जो बात सामने आई है कि दो देशों की अगर एंट्री हो जाती है तो क्या ये युद्ध अब एक अलग मोड़ लेगा? हालांकि अभी पुष्टि नहीं है कि चीन और रूस साथ में आएंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि चीन और रूस ईरान को हथियार नहीं देंगे, ट्रंप ने ये कह दिया। अब अगर ऐसे समय में चीन और रूस भी इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं, तो फिर ये युद्ध तो और भी भयावह स्थिति में पहुंच सकता है। संजय सर। शिवांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वो पैनलिस्ट को भी। सवाल ये है कि ये तो ठीक है, वो गालिब दिल दहलाने के लिए ख्याल अच्छा है ये सोचना कि अभी तक रूस और चीन ईरान की मदद नहीं कर रहा है। कौन कहता है ये मदद नहीं कर रहा है? क्या हम लोगों को सच में वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं ये साफ दर्शाता है कि वो कह रहे हैं कि वो ये उनको पुतिन ने और शी ने आश्वासन दिया है, तो एक्सेप्ट क्या कह रहे हैं? वो तो साफ कह रहे हैं कि अभी तक ईरान युद्ध में इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से वो जो है उनको मदद मिल रही है। उन्होंने साफ दर्शाया मदद उनको रूस और चीन दे रहा है, चाहे वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो, चाहे सैटेलाइट के द्वारा हो, या उनके ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके वो जिस प्रकार से CIA के जो ठिकाने हैं उनको बर्बाद किया है, या खाड़ी के देशों में जो अमेरिकन बेसेस है उनको बर्बाद किया है। ये साफ दर्शाता है कि ईरान ऐसी स्थिति में नहीं था, जब क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को काफी हद तक कम से कम उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको नुकसान बहुत जोर से पहुंचाया अमेरिका ने। उसके बावजूद भी अगर ईरान का हौसला बुलंद है, ईरान अमेरिका को टक्कर देने की काबिलियत रखता है और ईरान लगातार खाड़ी के देशों को नुकसान पहुंचा रहा है,
ये साफ दर्शाता है। और इसीलिए यूएसए ने जो पुल है, जो कि चीन से सीधे रेलवे लाइन जो आती है तेहरान तक, उसको बर्बाद करने की कोशिश की है। ये किस लिए की है? इसलिए चीन ने जो अमेरिका ने जो पुल है जो रूस की तरफ से आते हैं ईरान को, उनको बर्बाद करने की कोशिश की है। और बर्बाद किए हैं, इसलिए किए हैं कि उनको मालूम है कि लॉजिस्टिकली और जिस प्रकार से मिलिटरीली ईरान को मदद मिल रही है, उसको जब तक नहीं रोका जा सकता तब तक ईरान जो है अमेरिका को आंख दिखाएगा। और अमेरिका में इतनी आज की तारीख में काबिलियत नहीं है कि वो ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड रख सके। तो ये सब एक कैच-22 सिचुएशन है जिसका ईरान भी पूरा फायदा उठा रहा है और रूस और चीन भी ईरान को और ताकत दे रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की जो ताकत है विश्व भर में, जो उनको लगता है अमेरिका को कि भाई में और खाई में, वो ना हो पाए, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन रूस के ऊपर भी दबाव है। यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से 30 देश मिलकर के रूस के साथ लड़ रहे हैं। चीन अभी तक घात लगा करके बैठा है, उसके पास सब कुछ है, धीरे धीरे मदद कर रहा है, लेकिन रूस जो चीन की इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। और वो चीन किसी भी प्रकार से विश्व में किसी को नाराज नहीं करना चाहता है। और इसलिए चीन अब देख रहा है, वेट एंड वॉच में है, मदद भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, हाँ भी कर रहा है, ना भी कर रहा है, तो अपना काम चला रहा है। और इसी प्रकार से अब कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि जो उसकी सोच थी, ट्रंप ने जिस प्रकार कहा था कि 3 हफ्ते में युद्ध समाप्त कर देंगे, वो 3 हफ्ते नहीं, अब तो बहुत दिन हो गए लगातार। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इस प्रकार से जीत पाएगा जिस प्रकार से वो सोच रहा है कि सिर्फ बम्बार्डमेंट के द्वारा ही ईरान के ऊपर वो काबू पा लेगा। मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, और यही है कि ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है, बातचीत करने से होता है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि शी जिनपिंग कह रहे हैं कि ईरान को हम हथियार नहीं देंगे, इस तरह की बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। खैर अरविंद सर, आपसे समझूंगी, अभी सोमवार का दिन आने वाला है परसों, और ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने जा रही है। तो इस युद्ध के बीच जब ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, नेतन्याहू की मुलाकात जब डोनाल्ड ट्रंप से होगी, तो ये मुलाकात आने वाले समय के लिए क्या कुछ संकेत दे रही है? क्या लग रहा है इस मुलाकात के मायने क्या समझ आ रहे हैं सर? अरविंद सर। संकेत तो है, और ये बिल्कुल संकेत है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो ऊपर से ये दिखा रहे थे कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के इंटरेस्ट अलग है, या बेंयामिन नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं मानी, या कि जो पहले जो गालियां दे रहे थे वो जब उनसे मिलेंगे तो यह लगभग तय हो गया कि वो दोनों एक ही हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट का सपोर्ट ना हो तो मिडल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है बिना इजराइल के, और वही आपको वहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो चीन और रूस के संदर्भ में जो बयान है, उसको इतना गंभीरता से लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि दोनों ही देशों के तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है जो कि इस चीज़ की पुष्टि करता है। तो उससे ये केवल एक तरीके से अंदाज लगाने का है कि मैं बयान दूंगा, उसके बाद में अगर इनमें से कोई भी देश अगर वो रिएक्ट करता है तो बस वही असेसमेंट करना है कि क्या ये लोग लेटर स्टेज पे क्या इस लड़ाई में कूद सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन मिले थे, या इस बीजिंग में जो शी जिनपिंग मिले थे, तो उन दोनों की मुलाकातों से यूनाइटेड स्टेट के जो डिप्लोमेट या जो वार प्लानर है, उन्होंने ये एसेस कर लिया होगा कि खतरा कितना है। और ये एसेस पहले भी कर दिया गया था जब सीमित तरीके से ईरान पे बम्बार्डमेंट हुआ था, तब भी इन दोनों ही देशों ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और बिल्कुल कुलकर्णी साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि यहाँ जो चाइना के इंटरेस्ट और यूनाइटेड स्टेट के जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर के ज़माने में यूएसएसआर और यूएसए के दिखाई देते थे। क्योंकि चाइना का पूरा, अगर यूनाइटेड स्टेट अगर वहाँ से सामान खरीदना बंद कर दें तो उसकी जीडीपी पे एक ब्रेक लग जाएगा। तो दोनों ही एक ही नाव पे बैठे हुए हैं, तो इनको अगर कोई अलग अलग समझता है, देखिए दोनों ही इंपीरियलिस्ट कंट्री है, दोनों ही नई कॉलोनियाँ बनाने में यकीन करते हैं, तो ये दोनों के ही इंटरेस्ट अभी सेम है, तो ये ईरान की कोई मदद करेंगे इसकी कोई संभावना नहीं। शिवांगी जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संजय सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है रूस और चीन की बात सामने आई है, पहले भी ये कहा जाता था कि इस युद्ध का रूस और चीन पर कितना और कैसा असर पड़ रहा है, उसके बाद अब ये बात सामने आ रही है कि अगर
आने वाले समय में रूस और चीन पूरी ताकत के साथ अगर खुले तौर से शामिल हो जाते हैं इस युद्ध में तो एक भयावह मोड़ मुझे लग रहा है कि युद्ध में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर युद्ध की बात कर रहे हैं तो चीन और रूस दो अलग अलग देश है, इनका युद्ध पर किस तरीके से असर अभी फिलहाल में पड़ रहा है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट भी पूरी तरह से अभी आवाजाही चालू उसकी हुई नहीं है। संजय सर, देखिएगा शालिनी जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के जिस प्रकार से नाकाबंदी अमेरिका कर रहा है, अमेरिका नाकाबंदी इसीलिए कर रहा है कि ईरान किसको तेल बेचता है, अधिक से अधिक 80% तेल बेचता है चीन को, और वहां से 60% अपना रेवेन्यू उठाता है चीन को एक्सपोर्ट करके। अगर नाकाबंदी में चीन वहां से तेल नहीं उठाता है और उसके जो भी शिप्स इधर उधर से क्लैंडस्टाइनली भी अगर चीन में अपने गुजरने की कोशिश करते हैं तो भी कुछ नहीं, मकसद एक कि चीन को ईरान से तेल ना लिया जाए और ईरान कहीं किसी को एक्सपोर्ट ना कर सके, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। जहां तक रूस का सवाल है, रूस जरूर उनके साथ पुराने संबंध है, पुराने हैं, मतलब पड़ोसी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी आवाजाही और कुछ ना कुछ मदद करेगा। तो रूस में भी बंदिशें हैं, रूस उस प्रकार से नहीं मदद कर सकता है क्योंकि रूस खुद ही जबरदस्त यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है और वो भी चाहता है कि यूक्रेन का युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे करके यूक्रेन मॉस्को तक जाने लगा है। तो ऐसे हालात में रूस भी जानता है उसकी लिमिटेशंस क्या है। लेकिन जो चीन है वो सिर्फ वेट एंड वॉच पॉलिसी में लगा हुआ है, और चीन को भी मालूम है कि जो उसका कितना तकरीबन जो भी तेल एक्सपोर्ट करता है ईरान, लेगा कौन? चीन ही लेगा। अगर चीन नहीं लेगा तो फिर क्या होएगा? तो उसके धीरे धीरे करके जो ईरान है उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा जाएगी, और इतनी डगमगा जाएगी कि इम्प्लोजन होगा। ईरान के बीच में ही लोगों को खाना पीना, दवाइयां, ये सब कुछ मुश्किल। इसलिए जो अमेरिका है लगातार 12वां दिन हो गया है बम्बार्डमेंट कर रहा है ईरान के ऊपर, यही सोच करके कि ईरान कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, इकोनॉमिकली खत्म हो जाए और फिर घुटने टेक दे। तो ईरान भी जानता है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका रखने की काबिलियत नहीं रखता है, जो आज की तारीख में उसके पास काबिलियत नहीं है। इसी 12 दिन में अमेरिका ने देख लिया कि 100 जो ये डिफेंस पर्सनल है उनको कैजुअलिटीज हुए हैं, वो तो 100 बहुत बड़ा फिगर होता है। और उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं रख सकता है। चीन के बरखिलाफ जरूर इस तरह की डिप्लोमेटिक बात करके यकीन करेगा कि चीन को दूर रखे, जिससे कि इकोनॉमिकली जो है वीकन करे ईरान को, और ईरान कहीं ना कहीं पर डिप्लोमेटिकली मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो ईरान तेज से बात करेगा कि चलो अब हम युद्ध समाप्त करते हैं और किसी न किसी प्रकार से ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाए, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें पूरा का पूरा ईरान के फेवर में था। लेकिन ईरान के बीच में भी IRGC और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में शायद अनबन है, और उस अनबन को लेते हुए इंतजार में है। अमेरिका भी सोचता है आज न कल ईरान टूट ही जाएगा, बिखर जाएगा, गिर जाएगा, फूट आ जाएगी, तो उसके इंतजार में अमेरिका बैठा है और इसलिए वो बम्बार्डमेंट कर रहा है। क्यों? बिल्कुल अरविंद सर, ये बात तो शुरुआत से होती रही है कि शायद युद्ध रुक जाए, समाप्त हो जाए, समझौता हो जाए, लेकिन अब जो परिस्थिति बन रही है ये तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी शुरुआत से चाहते थे कि युद्ध ज्यादा दिन तक ना खिंचे, क्योंकि ये बातें सामने आती रही थी। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, तो क्या ये स्थिति है कि अभी ऐसी सिचुएशन में युद्ध को समाप्त हो जाना चाहिए या दोनों देशों को बैठकर आगे समझौता करना चाहिए? अभी जो स्थिति है, क्योंकि हमने देखा है कुछ दिनों पहले भी हमले किए गए थे, कई ईरानी सैनिक भी उसमें मारे गए थे अमेरिका की तरफ से, तो अभी क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो बन रहा है अरविंद सर? शिवांगी जी, प्रेसिडेंट ट्रंप लौट नहीं सकते हैं। अगर लौटते हैं तो यूएस की जो जनता है वो पूछेगी कि जो प्रेसिडेंट ओबामा ने इराक के साथ एक जो बहुत ही सम्मानजनक समझौता किया था, आपका समझौता उससे बेहतर कैसे है, जबकि आपने इतना भयानक खर्च करवा दिया, इतना लोगों को मार दिया, गाजा से लेकर ईरान तक है, एक स्थायी दुश्मनी मोल लेगी। और रिवेंज हमेशा हर चीज का होता है, वहाँ टेररिस्ट ग्रुप इसका रिवेंज डेफिनेटली लेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट को वहाँ फंसा के आपने वहाँ से हासिल करके क्या आया है? क्या अमेरिकन कंपनियों को वहाँ का ठेका मिल गया है, या मिडल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट की और ज्यादा वो तूती बोलने लगी है? तो इस सब का जवाब नाम है। तो बौखलाए हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। वो कभी कहते हैं कि देखिए जो खर्चा हुआ है उसको हम वसूलने के लिए जो हॉर्मुज़ पे टोल लगाएंगे,
जब ये काम नहीं करता है तो कहते हैं कि देखिए सारा का सारा जो खर्चा है जो वापस ईरान को रिबिल्ड करने में जो लगाएंगे वो मिडल ईस्ट के कंट्री ही लगाएंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब उलझ तो गए हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो ईरान ने साफ किया है कि हम बम्बार्डमेंट करेंगे हमारी अपनी खुद की जमीन पे, जैसे सोल्जर्स आएंगे हम बम्बार्डमेंट करेंगे, खत्म कर देंगे उनको। आएंगे कैसे? ये अगर किनारे किनारे पे भी करते, मान लो बंदर अब्बास हैं या खाग हैं वगैरह हैं, तब भी वहां से भी ईरान इन सबको निस्ताबूद करने की कैपेसिटी रखता है, अंदर तो आना बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में बूट्स ऑन ग्राउंड हो नहीं सकता है, होंगे अगर करेंगे तो बहुत बुरी तरह से फंसेंगे, वापस लौटना और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो कहते हैं कि ऊंट की पूंछ ही फंसी है, उसके बाद में पूरा ऊंट ही फंस जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये हालात है। तो बहुत ही मुझे लगता है कि या तो ये क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला के, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि किसी प्रेसिडेंट का किडनैप कर लिया जाए, पर वहां बिके हुए लोग थे, वहां के वाइस प्रेसिडेंट से लेके जितने भी मंत्री वगैरह। ईरान में ऐसा नहीं, ईरान में तो लोग शहादत देने के लिए तैयार है। वहां तो इतिहास, वहां लोग मरने से पहले अपनी कब्रें बनाते हैं। ईरानियन ट्रेडिशन के कारण ताजमहल वगैरह ये सब बने हैं, आपको पता हो तो। वहां के लोग शहादत को ग्लोरीफाइड करते हैं, और खासकर ये जो इनके पिताजी जिनको यूनाइटेड स्टेट ने मार लिया था, खामनी साहब, तो खामनी साहब वगैरह है इस बुढ़ापे में मर के वो तो चाहते थे कि है, इसीलिए उन्होंने इतना मतलब बेपरवाही से वो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर 85 की उम्र में अगर यूनाइटेड स्टेट मार देता है तो इससे बेहतर मौत क्या होगी। और ये वहाँ के जो लोकल जो मीडिया है वो वहाँ पे है, तो जो यूएस मीडिया या जो वेस्टर्न मीडिया जो हमें समझाती है सिनेरियो उसके ठीक उल्टा है। और एक तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट की आर्मी में थकान है, वहाँ के लोगों में एक तरीके का वो सब कुछ है, तो वो सारी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट जितना तेजी से ईरान की तरफ बढ़ सकता था उतना बढ़ नहीं पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन संजय सर, इसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है जब से ये युद्ध चल रहा है। अभी मैं पढ़ रही थी जो कच्चे तेल की कीमत है वो $100 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। मई के बाद सीधा उछाल अभी आया है, तो कच्चे तेल की कीमतें तो लगातार बढ़ रही हैं और इसका खामियाजा अर्थव्यवस्था पर तो पड़ ही रहा है, आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध की वजह से डगमगाई हुई है। हम ही जाते हैं बाहर तो देखते हैं कि भाई गैस की वजह से, कई चीजों की वजह से दाम बढ़े हुए हैं। तो इस युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित तो आम जनजीवन हो रहा है, आम जनता हो रही है। संजय सर। बिल्कुल शिवांगी जी, कौन इंपोर्ट कर रहा है? चीन इंपोर्ट कर रहा है, भारत इंपोर्ट कर रहा है, और भारत इज द 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेल भारत में आ रहा है, कितना तेल की, पर अमेरिका को कोई फिक्र नहीं पड़ता है। अमेरिका में जरूर दाम बढ़ते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल जो उसका रेट है, और इंटरनेशनल क्योंकि बैलेंसिंग करने के लिए। लेकिन आज भी अमेरिका 5 मिलियन बैरल पर डे एक्सपोर्ट करता है, तो अमेरिका को गैस की फिक्र नहीं है, अमेरिका को तेल की फिक्र नहीं है। तो अमेरिका पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा रहा है, लेकिन ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो अमीर हो रहा है, वो जमा करके पैसे अमेरिका के अंदर आ रहे हैं। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, किसी न किसी प्रकार से अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो तो चल रही है। और उन्होंने $1.5 ट्रिलियन मांगे हैं अमेरिका ने, $1.5 ट्रिलियन, आप समझ सकते हैं। सिर्फ ईरान से लड़ने के लिए सिर्फ $75 बिलियन मांगे हैं, उनको मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्या हो रहा है, और फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हो रहा है, बाकियों को सब जगह नुकसान हो रहा है। अमेरिका को उसकी फिक्र ही नहीं है। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना है, इट इज बाय वे और हाईवे, तो अमेरिका ये सब कुछ करता रहेगा। मकसद एक ही है अमेरिका का कि पेट्रो डॉलर जो है, अगर अमेरिका की इकोनॉमी को कोई खतरा था, पहले था, जिस प्रकार से ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहा था या चीन करेंसी की बात कर रहा था, ऑल्टरनेटिव करेंसी, वो तो सब बंद ही हो गया। अब सबके सब पेट्रो डॉलर पे हैं, और धीरे धीरे करके वापस जब पेट्रो डॉलर है, जिस प्रकार से अमेरिकन इकोनॉमी तकरीबन $40 ट्रिलियन डेट में है, वो तो $40 ट्रिलियन तो डेट खत्म ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं अमेरिका को। तो अमेरिका ये विन विन सिचुएशन में लगा हुआ है। यकीनन इससे कि चाहे विश्व भर में
परेशानी हो, हाहाकार हो, तेल को लेकर के हो, गैस को लेकर के हो, वेनेजुएला से तेल उठाएंगे, गैस अमेरिका से उठाएंगे, सब जगह से लेंगे, सैंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर, सैंक्शन लगाएंगे ईरान के ऊपर कि जहां पे तेल के भंडार है वहां से कुछ ना हो, उनको समुद्र में फेंकना पड़ेगा तेल, क्योंकि अगर उनके जो जितने भी कुएं हैं उनको कब तक रोकेंगे, वहां से तो तेल निकलना है, गैस निकलना है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है अमेरिका विन विन सिचुएशन में है और पूरा विश्व जो है वो हाहाकार सिचुएशन में है। तो अमेरिका को लगता है कि हो सकता है कल सबके सब घुटने टेकेंगे अमेरिका के सामने कि भाई आप बंद कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका तभी बंद करेगा जब इजराइल को लगेगा कि वो सिक्योर। बिल्कुल। अब संजय सर, आगे समझने वाली और देखने वाली बात होगी कि यह युद्ध अब और आगे किस मोड़ में बढ़ता है, क्योंकि झुकने के लिए अभी कोई भी तैयार नहीं है। आने वाली परिस्थिति, आने वाली सिचुएशन किस तरीके से बनती है ये देखना होगा। फिलहाल सर समय का अभाव है, आप दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, आप दोनों ने मुझे समय दिया है। संजय सर, अरविंद सर, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।